आज का अपना टॉपिक है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में हम सब जानते हैं और आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। चलिए आज हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की। सबसे पहले बात कर लें इनके समय की। तो 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक इन्होंने मेवाड़ के शासन को संचालित किया। सबसे पहले बात करें तो इनका जन्म 9 मई 1540, तो लगभग अकबर से 2 साल बड़े थे ये। अकबर का जन्म 42 में हुआ था, इनका जन्म 40 में। तो 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग उसके बादल महल में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। बात कर लें इनके पिता की, उदय सिंह। पन्ना अध्याय के बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा है। तो वही उदय सिंह इनके पिता थे और इनकी माता थी जयवंता बाई। ये जयवंता बाई पाली नरेश, पाली जो क्षेत्र था उसके राजा थे सोनगरा, अखेराज सोनगरा, उसकी क्या थी? पुत्री थी। कौन? जयवंता बाई। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम हमें मिलता है कीका। देखो अपने आसपास के क्षेत्र में हम एक शब्द सुनते हैं गीगा। मारवाड़ी क्षेत्र में हम एक शब्द सुनते हैं गीगा। गीगा हम बोलते हैं एक छोटे बच्चे को। वैसे ही मेवाड़ साइड में छोटे बच्चे को क्या बोला जाता है? कीका। तो महाराणा प्रताप को भी बचपन में क्या कहा जाता था? कीका कहा जाता था। तो ये हुआ इनका बचपन का नाम। अब बात करते हैं इनके विवाह की। तो इनका विवाह हुआ अजबदे पंवार के साथ और उसी से इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था अमर सिंह। तो अमर सिंह का जन्म कब हुआ? 1559 ईस्वी में। अब बात करते हैं साहित्यिक नाम कि महाराणा प्रताप का साहित्यिक नाम क्या था। साहित्य में महाराणा प्रताप को किस नाम से जाना जाता है? तो साहित्य में महाराणा प्रताप को पाथल नाम से जाना जाता है और इस पाथल नाम का मतलब होता है सूर्य। चलिए फिर आगे हम बात कर लेते हैं मेवाड़ के महलों की क्रांति। ये मेवाड़ के महलों की क्रांति क्या है? तो देखिए उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे, उनके 20 रानियां थी और उन 20 रानियों से 17 पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई। 17 इनके पुत्र थे, 20 इनकी रानियां थी। 17 पुत्रों में सबसे बड़ा जो पुत्र था वो महाराणा प्रताप स्वयं थे। अब बात करते हैं धीरबाई। ये उन 20 रानियों में एक रानी थी और धीरबाई का ज़्यादा प्रभाव था किसके ऊपर? उदय सिंह के ऊपर। धीरबाई चाहती थी कि उदय सिंह के बाद में शासक कौन बने? मेरा पुत्र जगमाल क्या बने? शासक बने। तो उन्होंने युवराज के रूप में जगमाल को घोषित करवा दिया। किससे? उदय सिंह से। तो उदय सिंह ने घोषित कर दिया कि अगला शासक कौन बन जाएगा? जगमाल बनेगा। इधर हम बात कर लेते हैं तो जयवंता बाई का पुत्र कौन था? महाराणा प्रताप। जब मृत्यु हुई 28 फरवरी 1572 को, किसकी? उदय सिंह की। तो मृत्यु के समय, तो होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 को। मृत्यु के समय में कुछ सामंतों के साथ मिलकर के जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया, राजगद्दी पर बैठा दिया। जब इसकी जानकारी ग्वालियर के राजा राम सिंह और जालोर के शासक अखेराज सोनगरा को पता चला तो वो आए और आकर के उन्होंने जगमाल को राजगद्दी से हटाया और राजगद्दी पर किसे बैठा दिया? महाराणा प्रताप को। तो इस प्रकार से जब जगमाल को गद्दी से हटा करके महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बैठाया गया तो ये जगमाल नाराज होकर के किसके सानिध्य में चला गया? अकबर के सानिध्य में चला गया और अकबर के पास गया। अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की क्या दे दी? जागीर दे दी।
अब हम बात करते हैं राज्याभिषेक की, कि जगमाल को हटा करके महाराणा प्रताप राजगद्दी प्राप्त कर लेते हैं। जो ज्येष्ठ पुत्र भी होते हैं उनका भी और उन्हीं का अधिकार माना जाता है। तो राज्याभिषेक की बात करें, 28 फरवरी 1572 को इसी समय मृत्यु हुई थी किसकी? उदय सिंह की। होली का दिन था, तो उसी दिन गोगुंदा में दाह संस्कार किसका किया गया था? उदय सिंह का दाह संस्कार किया गया था। तो वहीं गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर राज्याभिषेक किसका किया गया? महाराणा प्रताप का। अब हम बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप और अकबर की। देखो, मेवाड़ को छोड़कर लगभग सभी राजपूतों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी किसकी? अकबर की। जैसे ही राजगद्दी प्राप्त करते हैं कौन? महाराणा प्रताप। तो राज्याभिषेक होने के बाद में प्रताप ने पुंजा भील, ये भीलों का एक सरदार था, उस पुंजा भील को अपने नेतृत्व में लेकर के, तो पुंजा भील के नेतृत्व में उन्होंने भीलों को संगठित करने का प्रयास किया और उनकी सैनिक टुकड़ियां बनाई, जो कि आकस्मिक घटना घटित होने पर रक्षा कर सके। तो पुंजा भील के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? पुंजा भील के नेतृत्व में उन्होंने भीलों की एक टुकड़ी बनाई जो देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत थी। एक काम तो इन्होंने ये किया। दूसरा, इन्होंने सोचा कि मुगलों से जितनी दूरी रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि उस समय अकबर थे और अकबर का प्रभाव क्या था? ज़्यादा था। तो मुगलों से दूरी बना करके रखी किसने? प्रताप ने। तो मुगलों से दूर रहने के लिए प्रताप ने अपना निवास स्थान कहाँ? गोगुंदा से बदल करके कहाँ कर दिया? कुंभलगढ़ में बदल लिया। तो पहले गोगुंदा रहते थे, फिर गोगुंदा को छोड़ दिया उन्होंने और कहाँ चले गए? कुंभलगढ़ चले गए, ताकि किससे सुरक्षित रहें? मुगलों से सुरक्षित रहें। फिर बात करते हैं, प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। तो लगभग जो राजपूत थे उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था, किससे? मुगलों से। लेकिन प्रताप ऐसा नहीं चाहते थे। तो न तो वो वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहते थे और न ही अकबर की अधीनता स्वीकार करना चाहते थे। और इसी का परिणाम ये निकला कि आगे जाकर के विश्व प्रसिद्ध कौन सा युद्ध हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अब बात करते हैं नागौर दरबार की। तो 1570 ईस्वी में अकबर ने राजस्थान के नागौर में अपना दरबार लगाया। अकबर समय उपस्थित हुए, जिसमें मेवाड़ को छोड़ करके, तो मेवाड़ में कौन थे उस समय? महाराणा प्रताप। तो मेवाड़ को छोड़ करके बाकी जो सभी राजपूत थे उन्होंने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन महाराणा प्रताप नहीं चाहते थे कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार करें। अब अकबर ने सोचा कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकार करवाई जाए। तो इसके लिए देखो, उन्होंने 4 शिष्टमंडल भेजे। कितने शिष्टमंडल भेजे? 4। तो अकबर के माध्यम से प्रताप के पास भेजे गए 4 शिष्टमंडल, जिनमें पहला भेजा गया नवंबर 1572 में। और किसके नेतृत्व में वो शिष्टमंडल भेजा गया? तो जलाल खां। तो सबसे पहले नवंबर 1572 में जलाल खां आए और उन्होंने महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने जलाल खां की बात को स्वीकार नहीं किया। तो ये प्रयास असफल रहा। उसके बाद में दूसरी बार आए जून 1573 में कौन? मानसिंह। और आमेर के शासक थे ये। तो मानसिंह आए, मानसिंह स्वयं राजपूत थे। जब महाराणा प्रताप के पास ही आए तो महाराणा प्रताप ने इनका स्वागत किया, लेकिन भोजन की इनकी व्यवस्था की और अब मानसिंह के साथ स्वयं भोजन न करके अपने पुत्र अमर सिंह को बैठा दिया। ये बात मानसिंह को पसंद नहीं आई और उसने अपने सम्मान न करने के कारण वहाँ से बिना भोजन किए ही वहाँ से निकल गए और कहा कि इसका बदला मैं युद्ध में लूँगा। और आगे जाकर के हल्दी घाटी का युद्ध हुआ।
तो मान सिंह आए और यहाँ पर भी बात नहीं बनी। तीसरे नंबर पर भेजा गया अक्टूबर 1573 में। किसे भेजा गया? भगवान दास को। लेकिन भगवान दास की बात भी किसने नहीं मानी? महाराणा प्रताप ने नहीं मानी। और चौथा जो अंतिम शिष्टमंडल था वो दिसंबर 1573 में किसे भेजा गया? टोडरमल को भेजा गया। लेकिन चारों के चारों शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल रहे और महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब इसको अच्छे ढंग से याद करने के लिए कि कौन सा पहले आया था, सेकंड नंबर पर कौन आया था, थर्ड नंबर पर कौन आया था, फोर्थ नंबर पर कौन आया था, इनको याद करने के लिए एक छोटा सा सूत्र है जमा भट्टू, कि जमाना है किसको? भट्टू यानी भाटू। मारवाड़ी में बोला भाटू। तो वैसे जमा भट्टू, तो भट्टो को जमाना है। तो ये चार नाम हो गए, जैसे जलाल खां, माँ से मान सिंह, भय से भगवान दास और टो से टोडरमल। तो इस प्रकार से ये छोटा सा सूत्र याद करने पर ये चार जो शिष्टमंडल है उनका क्रम में अपने को याद हो जाएगा, जमा भट्टो। तो चार जो शिष्टमंडल भेजे गए वो असफल रहे, अकबर का उद्देश्य सफल नहीं हो पाया। अब अकबर का उद्देश्य हो गया कि प्रताप को क्या बना लिया जाए? बंदी। क्यों? क्योंकि प्रताप अधीनता स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको बंदी बनाया जाए। और उसके लिए जरूरी है कि क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। तो मुख्य उद्देश्य अकबर का यही था कि या तो प्रताप को बंदी बनाया जाए या फिर प्रताप को मार दिया जाए। तो ये मुख्य उद्देश्य किसका था? अकबर का था। अब प्रताप को बंदी बनाने की जो योजना बनाई गई वो अजमेर में बनाई गई, अजमेर के दुर्ग में बनाई गई। अंग्रेजों के समय में अजमेर में हथियार रखे जाते थे, इसलिए इसको मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। तो प्रताप को बंदी बनाने की जो योजना अकबर के माध्यम से बनाई गई वो कौन से दुर्ग में बनाई गई? मैगजीन दुर्ग में, जो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। और यहीं पर मान सिंह को सेनापति बना करके हल्दीघाटी युद्ध के लिए भेजा गया। अब बात करते हैं इतिहास में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ जो हल्दीघाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलो बात करते हैं। तो हल्दीघाटी युद्ध, सबसे पहले समय की बात करें, 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, इसलिए उसको हल्दीघाटी युद्ध कहा जाता है। ये हल्दीघाटी है कहाँ पर? तो गोगुंदा और खमनोर की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों के बीच में एक स्थान है हल्दीघाटी, और वहीं पर ये युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 18 जून 1576 में लड़ा गया। अब बात कर लेते हैं इस युद्ध में सेना का क्या अनुपात रहा? तो 4:1। कहने का मतलब कि अकबर की सेना 4 गुना थी और महाराणा प्रताप की सेना उसका चौथा हिस्सा थी। ठीक है, तो 9-10 हज़ार के आसपास तो महाराणा प्रताप की सेना बताते हैं और लगभग 40,000 के आसपास सेना किसके बताते हैं? मुगल सेना बताते हैं। तो उनके मध्य में सेना का अनुपात कितना रहा? 4:1। अब इस युद्ध में मुगल सेना का सेनापति कौन था? मान सिंह। और मान सिंह का सहयोगी कौन था? आसफ खां। तो मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां के माध्यम से किया जा रहा था। मान सिंह इसके सेनापति थे। इधर हम बात करें कि मेवाड़ या राजपूतों का नेतृत्व किसके माध्यम से किया जा रहा था? तो हकीम खां सूर या सूरी या हाकिम खां सूर। तो हकीम खां या हाकिम खां सूर ये मुसलमान था और ये नेतृत्व कर रहा था हरावल दस्ते का। हरावल बोलते हैं अग्रभाग, सेना का जो आगे का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? हरावल। तो उसका नेतृत्व हकीम खां सूर के माध्यम से किया जा रहा था। तो ये तो सेनापति किसका हो गया? ये सेनापति हो गया महाराणा प्रताप का, और उधर कौन हो गया? मान सिंह। इसके अलावा स्वयं प्रताप भी थे। राम सिंह जो ग्वालियर के शासक थे वो भी इस युद्ध में थे। अब इस युद्ध की बात करें कि जब युद्ध शुरू हुआ, कब? 18 जून 1576 में। तो राजपूतों का प्रहार मुगलों पर इतना अधिक रहा
कि मुगल पहले जो प्रयास में असफल रहे, पूरे मुगलों में हलचल भगदड़ मच गई और वो इधर उधर भागने लगे। तो पहला प्रयास राजपूतों का सफल माना जाता है और मुगल सेना वहाँ पर इधर उधर भागने लगी। जब ऐसा हुआ तो एक व्यक्ति का नाम आता है और उस व्यक्ति का नाम है मियतर खां। तो मियतर खां जो था उसने युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना फैला दी। जब मुगल सेना इधर उधर भाग रही थी तो मियतर खां ने सोचा कि इससे वापस कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो उन्होंने झूठ ही कहा कि अकबर स्वयं सेना लेकर के युद्ध लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं। जब ऐसा मुगलों ने सुना तो उनमें वापस से जोश आया और वापस से वो युद्ध करना उन्होंने शुरू किया। तो इस प्रकार से प्रथम प्रयास में सफल कौन रहे? राजपूत सफल रहे। अब पहले प्रयास में राजपूत सफल रहे, उसके बाद में हम बात करें, अब इस युद्ध की हम बात करें तो देखो इस युद्ध में मुगल इतिहासकार आए थे बदायूनी। जब पहला प्रयास राजपूतों का भारी पड़ा किस पर? मुगलों पर। तो बदायूनी जिन्होंने आंखों देखा हाल इस युद्ध का लिखा, वो बदायूनी स्वयं अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस युद्ध से भाग निकले। तो पहले मोर्चे में सफल होने के बाद में अगला जो मोर्चा लड़ा गया वो बनास नदी के किनारे लड़ा गया, जिसे रक्तताल भी कहते हैं। अब इधर हम बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप का उद्देश्य इस युद्ध में ये था कि किसी भी तरह से मान सिंह की हत्या कर दी जाए और युद्ध को जीत लिया जाए, क्योंकि सेना के हिसाब से तो इस युद्ध को जीत पाना पॉसिबल नहीं था। दूसरा, महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी वाले क्षेत्र में युद्ध क्यों लड़ा? क्योंकि हल्दीघाटी वाला जो क्षेत्र था वो पहाड़ीला क्षेत्र था और संकड़ा इलाका था, जिसके कारण क्या था कि एक साथ दोनों सेनाएं आमने सामने नहीं लड़ सकती हैं। कुछ सैनिक आमने सामने लड़ सकते थे, जिसके कारण लंबे समय तक युद्ध लड़ा जा सकता था। अन्यथा मुगलों का सामना करना महाराणा प्रताप की सेना कमजोर सिद्ध होती। तो इसलिए महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी वाले स्थान को ही चुना। अब यहाँ पर महाराणा प्रताप का उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह मान सिंह की क्या कर दी जाए? हत्या कर दी जाए। तो महाराणा प्रताप सेना को चीरते हुए आगे बढ़े। चेतक घोड़े पर वो बैठे थे और उनका उद्देश्य था मान सिंह को नुकसान पहुंचाना। तो महाराणा प्रताप के कहने पर चेतक ने अपने दोनों आगे वाले जो पैर थे वो मान सिंह का जो हाथी था जिसका नाम था मर्दाना, तो मान सिंह मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ था और चेतक ने अपने दोनों आगे वाले जो पैर थे वो मर्दाना हाथी के दांत के पास रख दिए और महाराणा प्रताप ने अपना भाला उठा करके मान सिंह पर वार किया। अब इसमें क्या हुआ, हाथी को चलाने वाला जो महावत होता है, जो आगे आगे बैठता है, उस महावत को चीरता हुआ वो भाला पीछे मान सिंह होदे में बैठा था, बैठने का जो स्थान होता है उस होदे में बैठा हुआ था और वो उसमें छुप जाता है, जिसके कारण वो भाला बगल से निकल जाता है। महाराणा प्रताप ने सोचा कि मान सिंह की क्या हो गई? मौत हो गई, लेकिन मान सिंह बच निकला। इधर चेतक ने अपने दोनों पैर जब हाथी के सूंड के पास रख लिए थे तो युद्ध के समय में हाथी के मुंह में एक खंजर दे दिया जाता था, जिसे वो चलते समय ऐसे ऐसे हिला करके चलता था। तो रास्ते में आने वाले जो भी सैनिक थे या आने वाले जो भी अवरोध थे उसे वो क्या पहुंचा दे? नुकसान पहुंचा दे। तो चेतक ने अपने आगे वाले पैर तो सूंड के पास रख दिए थे और पीछे वाले जो पैर थे तो मर्दाना हाथी के मुंह में जो जहरीला खंजर था उससे क्या हुआ कि चेतक का जो एक पैर था वो कट गया और चेतक बुरी तरह से क्या हो गया? घायल हो गया। अब उसके बाद में चलने की स्थिति नहीं थी, फिर भी चेतक महाराणा प्रताप को लेकर के कुछ दूर चलता है और आगे जा कर के बलीचा नामक गांव में, कौन से गांव में? बलीचा नामक गांव में चेतक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई।
इधर जब चेतक के जाने से पहले ही जब घायल अवस्था में आ जाता है चेतक, तो एक व्यक्ति का नाम आता है झाला बीदा। झाला बीदा ने देखा कि महाराणा प्रताप चारों तरफ से घेरने वाले हैं, तो वो तुरंत महाराणा प्रताप के पास आते हैं। छोटी सादड़ी नामक स्थान के ये थे झाला बीदा, और ये महाराणा प्रताप के पास आकर के महाराणा प्रताप को बोलते हैं कि आपका जीवित रहना हमारे लिए सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए आप अपना राज मुकुट जो है वो मुझे दे दें। और उनके कहने पर महाराणा प्रताप ने अपना राज मुकुट किसे दे दिया? झाला बीदा को। और झाला बीदा राज मुकुट पहन करके मुगलों की सेना से लड़ने लग गए और फिर वीर गति को क्या हुए? प्राप्त हुए। इधर प्रताप जो थे वो चेतक घोड़े को लेकर के, घायल घोड़े को लेकर के निकले और कुछ दूरी पर ही पहुंच पाए। जब वो जा रहे थे तो पीछे से उनका भाई शक्ति सिंह, जो मुगलों की ओर से प्रताप के विरुद्ध लड़ रहा था, और उस शक्ति सिंह ने जब ये देखा कि कुछ सैनिक प्रताप का पीछा कर रहे हैं, तो वो उन सैनिकों का पीछा करते हुए उन सैनिकों को तो मार देता है और प्रताप को आवाज देता है, और नीला घोड़ारा असवार। प्रताप को पता था कि इस नाम से तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन बुलाता है? शक्ति सिंह। तो प्रताप ने पीछे मुड़ करके देखा तो शक्ति सिंह ने उन्हें रोका। प्रताप रुके और शक्ति सिंह उनके पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं आपके विरुद्ध इस युद्ध में लड़ रहा हूँ, जबकि मैं भी राजपूत हूँ। और माफ़ी मांगी तो प्रताप ने उन्हें गले लगाया और माफ़ कर दिया। अब शक्ति सिंह ने सोचा कि प्रताप का सुरक्षित बच निकलना जरूरी है, तो उन्होंने अपना घोड़ा किसको दे दिया? प्रताप को दे दिया, और प्रताप वहाँ से निकल गए। इधर बलीचा गांव जहाँ पर चेतक की मृत्यु हुई थी, वहाँ पर चेतक की क्या बना दी गई? छतरी बना दी गई। इधर हम बात करते हैं शक्ति सिंह जब और नीला घोड़ा रसवार शब्दों से संबोधित करता है प्रताप को, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें मिलता है अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति, जो किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट ने लिखी। इस युद्ध में आगे हम बात करें कि हाथियों का भी एक युद्ध ये हुआ। इधर 2 हाथी माने जाते हैं प्रताप की सेना में और 2 हाथी माने जाते हैं मुगलों की सेना में। प्रताप की सेना में जो हाथी थे उनका नाम लूना एवं राम प्रसाद या पूर्णा एवं राम प्रसाद। तो लूना एवं राम प्रसाद 2 हाथी थे। इधर गजमुक्ता एवं गजराज ये 2 हाथी थे। अब प्रताप ने अपने हाथियों को आदेश दिया तो हाथी आगे बढ़ने लगे। इधर क्या हुआ? मुगलों के माध्यम से गोलियां चलाई गई और एक गोली इस लूना हाथी के महावत को लगी, जिससे ये तो युद्ध में आगे बढ़ा नहीं। इधर राम प्रसाद जो हाथी था, जिसकी चाहत अकबर को थी, अकबर इसे प्राप्त करना चाहता था, तो राम प्रसाद हाथी का जो महावत था उसके भी गोली लगने से उसकी भी क्या हो गई? मौत हो गई। फिर मुगलों की किसी महावत ने राम प्रसाद हाथी को अपने नियंत्रण में ले लिया और अकबर ने उस राम प्रसाद हाथी का नाम क्या कर दिया? पीर प्रसाद। तो किस हाथी का नाम अकबर ने राम प्रसाद से पीर प्रसाद किया? तो राम प्रसाद हाथी था जिसका नाम पीर प्रसाद किया गया। किसके माध्यम से किया गया? अकबर के माध्यम से किया गया। तो इस प्रकार से हाथी युद्ध होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों महावतों के गोली लगने से, इनकी मौत होने से ये हाथी युद्ध नहीं हो सका। हल्दीघाटी युद्ध समाप्त हुआ। अब उसके परिणाम की हम बात करते हैं कि आखिर युद्ध का क्या परिणाम निकला। तो इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इसका कोई निर्णय नहीं निकला, अनिर्णित युद्ध रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि अकबर का उद्देश्य क्या था? अकबर का उद्देश्य था कि प्रताप को क्या बना लिया जाए? बंदी बना लिया जाए, या फिर प्रताप की हत्या कर दी जाए, प्रताप को मार दिया जाए। ये दोनों ही काम इस युद्ध में नहीं हो पाए। न तो प्रताप पकड़ में आए और न उन्हें मार दिया
गया। तो इसलिए अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अगर बात करें मान सिंह की, तो युद्ध समाप्त होने के बाद में मेवाड़ की सेना का एक तो उन्होंने पीछा नहीं किया, किसने? मान सिंह की सेना ने। तो जब मेवाड़ की सेना वापस जा रही थी तो मान सिंह ने अपनी सेना को आदेश नहीं दिया और वो मेवाड़ की सेना का पीछा उन्होंने नहीं किया। दूसरा, जब वो वहाँ पर रहे तो मेवाड़ में भयग्रस्त रहे, तो उन्हें डर लगा, किससे? राजपूतों की सेना से या मेवाड़ की सेना से। किसे? मुगलों को। तो मुगल सेना भयग्रस्त रही, किससे? मेवाड़ की सेना से। जब मान सिंह अकबर के पास पहुंचे तो अकबर इससे खुश नहीं हुए और उन्होंने मान सिंह और आसफ खां दोनों की क्या कर दी? ड्योढ़ी बंद कर दी। ड्योढ़ी बंद करना होता है कि आप दरबार में नहीं आओगे। तो एक प्रकार से जो सम्मान था वो सम्मान में कमी आई, किसके? मान सिंह के और आसफ खां के। तो एक तरह से देखा जाए तो अकबर खुश नहीं हुआ इस प्रकार से। न तो अकबर युद्ध को जीत पाया, क्योंकि महाराणा प्रताप ने तो बंदी बनाए जा सके और न उन्हें मारा जा सका। तो एक प्रकार से देखें तो प्रताप की विजय हुई। तो प्रताप न तो पकड़ में आए और शुरुआत में उन्हें सफलता भी मिली। तो इस प्रकार से हल्दीघाटी के युद्ध को अनिर्णित युद्ध कहा जाता है। अब हल्दीघाटी युद्ध के बारे में 2-4 कोटेशन आती हैं। एक तो हम बात करें कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा। उन्होंने हल्दीघाटी युद्ध के बारे में कहा कि ये तो मेवाड़ की क्या है? थर्मोपल्ली। तो हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा? तो नाम आता है कर्नल जेम्स टोड का। दूसरा नाम आता है बदायूनी, जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध को अपनी आंखों से देखा। तो आंखों देखे हाल का वर्णन इन्होंने किया और इस युद्ध को उन्होंने कहा गोगुंदा का युद्ध। देखो ब दा, इसमें द है, इसमें भी द है, तो बदायूनी गोगुंदा। तो बदायूनी ने कहा गोगुंदा का युद्ध। फिर बात करते हैं अबुल फजल। अबुल फजल ने हल्दीघाटी युद्ध को क्या कहा? खमनोर का युद्ध। तो इस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा और अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा। अब अकबर चुप बैठने वाला नहीं था, उसके तो प्रताप ही दिमाग में था कि किसी भी तरह से प्रताप को क्या किया जाए? बंदी बनाया जाए। तो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अकबर के माध्यम से कुछ प्रयास किए गए। पहला प्रयास 1577 में किया गया। स्वयं अकबर ने मेवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण किया और उदयपुर प्रदेश को उन्होंने जीत लिया। इस उदयपुर प्रदेश को जीतने के बाद में उन्होंने इसका नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद। तो उदयपुर का नामकरण मोहम्मदाबाद किसने किया? अकबर ने किया। लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, महाराणा प्रताप पकड़ में नहीं आए। दूसरा जो प्रयास था वो शाहबाज खां को सौंपा गया और 1577 से लेकर 1579 तक 3 बार शाहबाज खां ने महाराणा प्रताप को पकड़ने का प्रयास किया। इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया और इस समय कुंभलगढ़ दुर्ग को किसे छोड़ना पड़ा? महाराणा प्रताप को छोड़ना पड़ा। और कुंभलगढ़ दुर्ग जिसे अब तक एक बार ही जीता जा चुका है, और वो किसके माध्यम से? शाहबाज खां के माध्यम से। तो 3 बार इन्होंने प्रयास किया लेकिन असफल रहे। जब कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया गया शाहबाज खां के माध्यम से, तो इस समय प्रताप ने कोलियारी गांव जो है उसके निकट आवरगढ़ को अपनी कौन सी राजधानी बनाई? अस्थायी राजधानी बनाई। तो 2 प्रयास तो असफल रहे। एक अकबर के माध्यम से किया गया, दूसरा शाहबाज खां के माध्यम से किया गया। तीसरा प्रयास किया 1580 में, किसके माध्यम से? अब्दुल रहीम खान खाना। तो खान खाना की उपाधि आपको पता है किसने दी थी? अब्दुल रहीम को अकबर ने प्रदान की थी। तो इन्हें भेजा गया और
ये अपने परिवार सहित आई, इन्होंने अपने परिवार को शेरगढ़ गांव में छोड़ दिया। अब इसकी सूचना लगी किसको? प्रताप के पुत्र किसको? अमर सिंह को। तो उन्होंने क्या किया? शेरगढ़ पर आक्रमण करके इनके परिवार को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। जब ऐसा हुआ तो इसकी सूचना किसको मिली? प्रताप को मिली। और प्रताप अपने पुत्र के इस कार्य से उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि हमारी दुश्मनी इनके परिवार से नहीं है, और परिवार को सकुशल वापस शेरगढ़ छोड़ने के लिए उन्होंने कहा। तो इस प्रकार से अब्दुल रहीम खान खाना ने जब सुना कि किस प्रकार से प्रताप ने उनके परिवार को वापस से सम्मान शेरगढ़ छोड़ा है, तो वो इनके क्या हो गए? कायल हो गए। तो ये प्रयास भी असफल रहा। हल्दीघाटी युद्ध के बाद में एक मुख्य युद्ध हुआ जिसे दिवेर का युद्ध कहा जाता है। ये दिवेर है, अपने पाली के आसपास वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया। अक्टूबर 1582 को ये युद्ध हुआ। किस किस के मध्य हुआ? तो एक तरफ तो प्रताप थे, प्रताप के सहयोगी कौन थे? अमर सिंह जो उनके पुत्र थे, और भामा शाह जिन्होंने प्रताप को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो एक तरफ तो ये थे। दूसरी तरफ सुल्तान खां, जो मामा माना जाता है किसका? अकबर का, जो दिवेर चौकी के प्रभारी थे। तो दिवेर जो चौकी थी वो किसके नियंत्रण में थी? वो सुल्तान खां के नियंत्रण में थी। अब इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध का निर्णय कैसे निकला कि अमर सिंह ने अपने भाले से एक वार किया, और ऐसा माना जाता है उस भाले से अमर सिंह ने सुल्तान खां को चीरते हुए, उसके घोड़े को चीरते हुए उस भाले को जमीन में गाड़ दिया, और उससे सुल्तान खां की क्या हो गई? मौत हो गई। और ये युद्ध, बाकी जो सेना थी वो भाग खड़ी हुई, और युद्ध किसने जीत लिया? प्रताप ने जीत लिया। तो निर्णायक युद्ध हुआ, इसका निर्णय निकला, और निर्णय क्या निकला? प्रताप को क्या प्राप्त हुई? विजय प्राप्त हुई। इसलिए इसे मेवाड़ का गौरव भी कहा जाता है कि मेवाड़ का गौरव वापस से लौटा, प्रताप को विजय प्राप्त हुई। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध के बारे में कहा कि दिवेर का जो युद्ध है वो मेवाड़ का क्या है? मैराथन। तो किस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा? तो दिवेर युद्ध को। अब बात करते हैं चौथा प्रयास किसके माध्यम से किया गया था? अकबर के माध्यम से किया गया था। तो अब्दुल रहीम खान खाना के बाद में 1584 ईस्वी में किसे भेजा गया? जगन्नाथ कछवा को, जो भारमल के पुत्र थे। तो भारमल के छोटे पुत्र थे। भारमल वही थे जिन्होंने 1562 ईस्वी में अकबर की क्या स्वीकार की थी? अधीनता स्वीकार की थी। और वो एकमात्र प्रथम राजपूत थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, आमेर के शासक भारमल। तो भारमल के छोटे पुत्र थे जिनका नाम था जगन्नाथ कछवा। 1584 ईस्वी में ये स्वयं युद्ध करने के लिए आते हैं, और मांडलगढ़ जो स्थान है वहाँ पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रयास भी अकबर का क्या रहा? असफल रहा। अब देखो, प्रताप ने अपनी राजधानी परिवर्तित की 1585 ईस्वी में। लूणा चावंडिया, ये लूणा चावंडिया कहाँ का है? तो बनास क्षेत्र, 56 का जो मैदान है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस पर लूणा चावंडिया का अधिकार था। उसको पराजित किया किसने? प्रताप ने। ठीक है। और उस चावंड पर अपना अधिकार करके उसे अपनी कौन सी राजधानी बनाई? आपातकालीन राजधानी बनाई। तो आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाई गई थी। दूसरा आपातकालीन राजधानी। आपातकालीन राजधानी प्रताप ने किसे बनाया? चावंड को। कब बनाया? 1585 ईस्वी में। और अगले 28 वर्षों तक चावंड ही किसकी राजधानी रही? मेवाड़ की राजधानी रही। अब बात करते हैं, देखो, चावंड क्षेत्र में एक शैली का विकास हुआ जिसे चावंड शैली कहा जाता है। और इस चावंड शैली का सर्वाधिक जो विकास हुआ किसके समय माना जाता है? अमर सिंह, जो किसके पुत्र थे? प्रताप के पुत्र थे। तो अमर सिंह के समय में चावंड शैली का सर्वाधिक क्या हुआ? विकास हुआ। आगे हम बात कर लें
तो 1585 के बाद, तो 84 में अंतिम रूप से कौन आए थे? जगन्नाथ कछवा। और 1585 के बाद में अकबर ने कोई भी प्रयास नहीं किया, ठीक है, मेवाड़ पर आक्रमण करने का। तो एक प्रकार से मेवाड़ के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अभियान नहीं चलाया गया, किसके माध्यम से? अकबर के माध्यम से। प्रताप की मृत्यु की हम बात करें तो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड नामक स्थान पर प्रताप की क्या हुई? मृत्यु हुई। प्रताप जो थे वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, मतलब निचले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से से जोड़ने के लिए धनुष की जो डोर है उसको खींच करके ऊपर बांधना पड़ता था, और वो प्रत्यंचा चढ़ाते समय ये घायल हो गए और इनकी आगे जाकर फिर क्या हो गई? मौत हो गई। कब? 19 जनवरी 1597 को। जब प्रताप की मृत्यु हुई तो अकबर की आंखों से क्या आ गए? आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मेरी इतनी विशाल सेना है, प्रताप के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं अपने जीते जी प्रताप को अपना अधीन नहीं कर सका, अपना गुलाम नहीं बना सका। तो प्रताप की मृत्यु पर अकबर की आंखों से क्या आ गए? आंसू आ गए। अब प्रताप की छतरी की बात करें तो प्रताप की जो छतरी है बारडोली गांव के निकट प्रताप की क्या बनाई गई है? छतरी बनाई गई है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा महाराणा प्रताप का जीवन परिचय।